हम्म। चलिए, वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक हैं? चलिए, थोड़ा क्लास आज विलंब किए थे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट से निकले ही थे क्लास से। सनोज बाबू, दिव्यांशु, विवेक, अरविंद बाबू। तो आइए, कल के क्लास में हम लोग कुषाण काल की चर्चा किए थे। कुषाण वंश में कुजुल कदफिसस, बीम कदफिसस और कनिष्क, जो कनिष्क सबसे प्रतापी शासक हुए। हाँ, सभी लोग एक बार बोल दिया जाए, जय माता दी। हाँ, तो पहला कुषाण शासक जिन्होंने, कुषाण पहले कहां से थे? मदेशिया के यूची कबीला से थे। चीन तुर्कमेनिस्तान से होते हुए वो भारतीय क्षेत्र आए थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कदफिसस के द्वारा किया गया, जो शैव धर्म को मानते थे, क्योंकि उनके सिक्के पर नंदी बैल की आकृति खुदी हुई थी। उसके बाद भीम कदफिसस पहला कुषाण शासक था जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया था। उनके सिक्के पर शिव पार्वती और त्रिशूल की मुद्रा, त्रिशूल का फोटो है, चित्र अंकित है, जो प्रमाणित करता कि ये भी शैव धर्म के मानने वाले थे। तीसरा था कनिष्क। कनिष्क के काल में ढेर सारी बातें कहे थे कि कनिष्क प्रारंभ में शैव धर्म को मानते थे, लेकिन पार्स जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध भिक्षुक पार्स से आज्ञा लेकर, शिक्षा लेकर वो बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उन्हीं के कहने पर चौथा बौद्ध सम्मेलन कश्मीर के कुंडल वन में किए थे, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की व्यवस्था किया गया था। अध्यक्ष के पद पर वसुमित्र और उपाध्यक्ष के पद पर अश्वघोष की नियुक्ति किया गया था। वसुमित्र महाविभाग सूत्र की रचना किए, जिसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश या शब्दकोश कहा जाता है। इनके दरबार में मार्टिन लूथर, भारत का मार्टिन लूथर, जिसे भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, नागार्जुन थे, जिन्होंने माध्यमिका सूत्र की रचना किए थे और सापेक्षता सिद्धांत उसमें चर्चा कर लिए थे। उसके बाद चरक ने चरक संहिता, जो मेडिसिन से संबंधित था, हालांकि इससे रिलेटेड बताए थे कि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, जो भारत का पहला सर्जन कहा गया, आंखों का कॉस्मेटिक सुंदरता के लिए सर्जरी का काम, मोतियाबिंद का सर्जरी का काम उन्होंने प्रारंभ किए थे। तो ये सब क्लियर हो गया था बाबू। सनोज बाबू, वीना, कृष्णा, सब लोग सुनिएगा। अब चलते हैं गुप्त वंश की स्थापना। ध्यान से सुनिएगा। गुप्त वंश की स्थापना 240 ईस्वी में श्री गुप्त के द्वारा किया गया था। लेकिन श्री गुप्त ने जो गुप्त वंश की स्थापना किया, उन्होंने, उनका जो क्षेत्र था एक सीमित क्षेत्र था, एक सीमित क्षेत्र पर शासन किया था। 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन रहा। इन्होंने महाराज की उपाधि धारण किया, महाराज श्रीगुप्त, और कहा जाता है एक मंदिर का निर्माण कराकर, उन्होंने मगध में एक मंदिर का निर्माण कराकर उस मंदिर का देखभाल करने के लिए, मंदिर का रख रखाव करने के लिए 24 गांव दान में दिया। मंदिर का रख रखाव करने के लिए कितने गांव? 24 गांव को दान में दिया था। पहले क्या होता था, मंदिर को दान में दी गई भूमि, मंदिर का रख रखाव देखभाल करने के लिए जो खर्चा होता था, उसके लिए जो दान किया जाता था, उसे देवदान भूमि कहा गया था। जो टैक्स फ्री होता था, देवदान, देवताओं के नाम पर दान में दी जाती थी, तो देवदान भूमि कहा गया। ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदान भूमि या ब्रह्मदेव भूमि कहा गया। राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा गया, जिस पर राजा का पूर्ण नियंत्रण, और आम जनता का भूमि को आम भूमि कहा गया। अब ध्यान से सुनिएगा। श्री गुप्त ने महाराज की उपाधि धारण किया, 240 से 280, 40 वर्ष तक शासन किया।
मगध के क्षेत्र में एक मंदिर का कहां नाम है, नो डॉट, इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 24 गो गांव दान में दिया। हमरो गांव में एगो मंदिर है, श्री राम जानकी मंदिर है। उस मंदिर के नाम से अभी भी 40 बीघा जमीन है, राम जानकी मंदिर के नाम से। उस मंदिर के नाम से दो बड़े तालाब हैं। मंदिर के बगल में एक बहुत बड़ा तालाब, उसके बगल में एक बहुत बड़ा तालाब है, और उस तालाब से जितने भी आमदनी होती है वो मंदिर के अकाउंट में जाता है। मंदिर के नाम से बैंक में अकाउंट भी खुला हुआ है। तो कहिएगा सर मंदिर को दान में 40 बीघा जमीन दान में दिया गया, हालांकि अब धीरे धीरे वो जमीन संकुचित होते जा रहा है, गांव के लोगों के द्वारा जबरदस्ती हथियाया जा रहा है। तो मेरे गांव में अंग्रेजी शासनकाल के महाराजा एक जमींदार थे, जमींदार श्री फेकू यादव जी। उनके वंशज अभी भी हैं, अभी भी मेरे गांव में उनके वंशज हैं। और उनके पास जो अथाह संपत्ति था, अथाह जमीन था, जमींदारे था, पूरा इलाका उन्हीं का था। तो जब भारत की आजादी हुई और आजादी के बाद प्रथम संवैधानिक संशोधन के द्वारा भूमि सुधार कानून लागू हुआ, जमींदारी उन्मूलन होने लगा, तो भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत से बचने के लिए जमींदार क्या करते थे, भूमि सुधार से बचने, ध्यान सुनिएगा मुन्ना बाबू, ध्यान सुनिएगा, भूमि सुधार या जमींदार का जमीन सरकार अपना अंदर में ले रहा था, तो उससे बचने के लिए जमींदार लोग क्या किए, गरीब तबका को के नाम से जमीन रजिस्ट्री करने लगे, क्योंकि उनको पता था यह गरीब उनके यहां हलवाहा का रूप में, चरवाहा का रूप में काम कर रहा है, तो उसके नाम से जमीन सब ट्रांसफर करने लगे, ताकि वह जमीन भी अंततः मेरा ही रहे। मंदिर के नाम से हाई स्कूल बना के, हाई स्कूल के नाम से स्कूल बना के, स्कूल के नाम से ये सब होने लगा। अब देखो बाबू, तो ये परंपरा चलता रहा, ये परंपरा चलता रहा। तो उस समय जो मंदिर को दान में दी गई भूमि, यह गुप्त काल में भी यह हुआ था, गुप्त काल में भी मिथिलेश बाबू यह हुआ था। अब देखो बाप, यदि गुप्त काल में श्रीगुप्त के बाद आया घटोत्कच गुप्त, जो 240 ईस्वी से 319 ईस्वी तक शासक किए, मतलब वो भी लगभग 39 वर्ष। घटोत्कच गुप्त भी लगभग 39 वर्ष तक शासन किए। और इसके बाद 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम नामक शासक बना, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का पहला वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। क्लियर हो गया? चंद्रगुप्त को ही गुप्त वंश का पहला वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। राकेश बाबू क्लियर हो गया? बाबू साहिर जी, तो यहां से हमने क्वेश्चन किया, ध्यान सुनिएगा, हमने क्वेश्चन किया कि श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त 240 से 280, घटोत्कच गुप्त 280 से 319 और चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में शासन किया। अब क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रगुप्त प्रथम का शासन कब से कब तक रहा? तो 319 से 335, मतलब यह भी लगभग 16 वर्ष तक शासन किए। 319, 335, 15 16, 15 1 16। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा तो बाबू ध्यान से सुनिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान देने जाना है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि 319 से 335 तक इनका शासन रहा। क्वेश्चन पूछेगा इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। राजकीय चिन्ह गरुड़ था, और ऑलरेडी हम लोग को पता है गरुड़ ध्वज अभिलेख हेलियोडोरस का भागवत धर्म से संबंधित था।
हेलियोडोरस कौन था? यवन राजदूत था जो शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था। शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के दरबार में आया था। अब क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रगुप्त प्रथम अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 ईस्वी में एक कैलेंडर जारी किया जिसे गुप्त संवत या गुप्त कैलेंडर कहा गया। ध्यान से सुनिएगा, अब आपको क्वेश्चन पूछेगा तो फंसना नहीं है। आपसे क्वेश्चन अभी तक हमने 319, 320, विवेक कुमार जी 319 या 320, कोई बात नहीं है, एक ही चीज है। क्वेश्चन 319 या 320 आएगा तो कोई भी बात, कोई एक चीज करेंगे। क्वेश्चन पूछेगा हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश, ध्यान सुनिएगा, 319 या 320 कोई बात नहीं। 319 में जिस वर्ष जिस तरह से बताए थे, कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 ईस्वी में शक संवत जारी किए थे। शक संवत। उसी तरह से चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का शासक थे। इन्होंने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 319 ईस्वी में गुप्त संवत जारी किए। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा बाबू, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त संवत और शक संवत के बीच में टाइम इंटरवल कितना था, समय अंतराल कितना था। तो आपके अनुसार आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, आपके अनुसार हमने बताया था, ध्यान से सुनिएगा, या इसको 0 मान लेंगे। इससे पहले क्या था? 57 BC था, ईस्वी पूर्व था, विक्रम संवत। विक्रम संवत। इधर क्या हुआ भाई? शक संवत 78 ईस्वी में शक संवत। इधर क्या हुआ? गुप्त संवत। कब बाबू? 319 ईस्वी में गुप्त संवत। कहीं कहीं 320 भी लिखा रहता, जहां 319 होगा वहां 320 नहीं करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन वहां पूछेगा कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेगा कि विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच में टाइम इंटरवल कितना वर्ष का अंतराल है। तो क्या करेंगे बाबू? 319 और 57 को जोड़ देंगे तो 9, 7, 16, हाथ में रहा 1, 5, 1, 6, 1, 7, 3 का तीनों, तो कितने वर्ष का अंतर हुआ? तो विक्रम संवत और गुप्त संवत के बीच का अंतर 376 वर्ष। कितना वर्ष? 376 वर्ष। क्वेश्चन पूछेगा विक्रम संवत और शक संवत के बीच का अंतर कल बताए थे कितना? तो 135 वर्ष। 135 वर्ष। क्वेश्चन फिर पूछेगा कि शक संवत और गुप्त संवत के बीच का अंतर, तो दोनों एडी में है, यह भी ईस्वी में, यह भी ईस्वी में। तो जब ईस्वी हो तो क्या कहते? घटा देना है। ईस्वी हो तो क्या करना है? घटा देना है। अब घटाइए तो कितना होगा? 319 माइनस 78 बराबर 9 में से 8 गया, 8 9 में से 8 गया, कितना? 1, या कितना बचा? 10 में से 7 गया, 31 में से 7 गया तो कितना हुआ? देखो बाबू, 31 में से 6 जाएगा, 30 में से 7 गया तो 23, यहां 10 में से 7 गया, 11 में से 7 गया ना, 11 में से 7 गया 4, और यह हुआ कितना? 241 हो गया। 241 वर्ष। बहुत अच्छी बात है मुकुल जी। या कितना वर्ष बाबू? 241 वर्ष। देखो भैया, अब क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो गुड्डू लाल जी ध्यान सुनिएगा, या सब लोग ध्यान से सुनिएगा। दोनों यदि 319 से गणना करेंगे, 319 से गणना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। लेकिन 300 यदि 20 से गणना करते, यदि 320 से गणना करेंगे 78 ईस्वी में तो कितना हो जाएगा? 240। कोई भी अंतर रहेगा तो आप इसी तरह से मारिएगा। अब यहां पर लिखा हुआ ध्यान सुनिएगा, गुप्त संवत और शक संवत के बीच का टाइम इंटरवल 241 वर्ष। चूंकि 219 से 319 से काउंटिंग किया गया तो 240
40 वर्ष। यदि 320 से रहता तो 240 वर्ष होता, 319 से है तो 241 वर्ष। क्लियर। अब देखो, चंद्रगुप्त प्रथम लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। लिच्छवी याद करेंगे, लिच्छवी गणराज राजा चेतक की बहन त्रिशला से विवाह हुआ था। जल्दी से बताओ। सिद्धार्थ का, सिद्धार्थ कौन था? महावीर स्वामी के पिता का नाम, जो बज्जी गणराज के प्रधान थे, ज्ञात्रीय क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह हुआ और इस अवसर पर उन्होंने सोना का सिक्का जारी किया। तो कुषाण वंश में बताए थे बिम कदफिसस पहला कुषाण शासक था जिसने सोना का सिक्का जारी किया था, और गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने सोना का सिक्का जारी किया। हो गया। जिसने सोना का सिक्का जारी किया इसे राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा गया। इसे क्या कहेंगे? राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा गया। अब देखो बाबू, ध्यान से सुनिएगा। संवत, अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, यदि संवत या कैलेंडर, कैलेंडर होगा संवत होगा। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, राजा रानी प्रकार का सिक्का जो किसका बना था? सोना का। इस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने सोना का सिक्का जारी किया। हो गया, जो जिसने सोना का सिक्का जारी किया। अब क्वेश्चन पूछेगा, बिहार में गुप्त साम्राज्य का प्रसार करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। श्रीगुप्त ने महाराज की उपाधि धारण किया, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज, एकदम महाराजाओं का महाराजा। तो एक लाइन यहां क्या जोड़ेंगे? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया। कोई बात नहीं, महत्वपूर्ण नहीं था इसीलिए लिखा हुआ नहीं है मटेरियल में। यदि महत्वपूर्ण रहता तो निश्चित रूप से लिखा रहता। अब क्वेश्चन पूछेगा, चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद, अनुपमा बाबू ध्यान सुनना, चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद अगला शासक समुद्रगुप्त बना और समुद्रगुप्त का काल बहुत ही अच्छा रहा। 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक, कुल मिलाकर 40 साल तक शासन किया। समुद्रगुप्त के बारे में, चूंकि समुद्रगुप्त का पूरे भारत को जीतने की नीति थी, उन्होंने उत्तर भारत के 9 शासक को जीतकर गुप्त साम्राज्य का अंग बना लिया। दक्षिण भारत के 12 शासक को जीतकर उससे कर की वसूली करते हुए, उसे अपना सामंत बनाते हुए, उसे अपना अधीन बनाते हुए, उसे स्वतंत्र रूप से शासन चलाने की अनुमति दे दिया गया। इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण बाद में जब समुद्रगुप्त पर रिसर्च हुआ, समुद्रगुप्त पर उसका इतिहास को खंगाला गया, तो इतिहासकार B.A. स्मिथ, इतिहासकार B.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि दिया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार के द्वारा कहा गया? तो B.A. स्मिथ के द्वारा। हो गया क्लियर? हाँ, कलचुरी संवत भी 248 से बताएंगे, कहीं भी बताए होंगे। अब देखो बाबू, राजा रानी प्रकार का सिक्का जब हम लोग चर्चा करेंगे, एक जगह और आएगा, जब जहांगीर ने मेहरू निशा उर्फ नूरजहां से विवाह किया था, उस अवसर पर भी उन्होंने एक विशेष प्रकार का सिक्का जारी किया था जिसे राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा जाएगा। और यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस अवसर पर सोना का सिक्का जारी किया जिसे राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा गया। हो गया? चलो, बहुत अच्छी बात है। बालकृष्ण कुमार जी ध्यान सुनना बाबू। अच्छा, सब सम्मत एक बार लिखवा देंगे, धैर्य रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अब देखो, बहुत अच्छी बात, धैर्य रखेंगे, लिखवा देते हैं। अब देखो, चंद्रगुप्त प्रथम के मृत्यु के बाद अगला शासक समुद्रगुप्त बना जिसका काल 40 वर्ष का रहा, 335 से लेकर 375 तक। समुद्रगुप्त प्राचीन भारत का एक महान विजेता था। उसके एरन अभिलेख में उसे कहा गया है कि
उसे धरती के सभी राजाओं का हराने वाला राजा, बाप रे बाप, उसे धरती का राजा जितना भी राजा था उस सब को हराने वाला राजा कहा गया। मतलब सर्व राज्योच्छेता, सर्व राज्योच्छेता, सर्व राज्योच्छेता किस अभिलेख में कहा गया? एरन अभिलेख में। भानुगुप्त का एरन अभिलेख में यह भी कहा गया, ध्यान देंगे, भानुगुप्त का एरन अभिलेख किसका है? भानुगुप्त का, गुप्त वंश के शासक भानुगुप्त। इसी एरन अभिलेख में सती प्रथा का भी प्रमाण है, सती प्रथा की भी चर्चा है एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख में क्या कहा गया भैया? तो एरन अभिलेख में कहा गया कि जब समुद्रगुप्त का मन प्रसन्न रहता था, मन हरियर रहता था, तो वह कुबेर के तरह दान करता था। ले बेटा तू भी लेगा रे, ले लेगा लेगा, ले तू हो लो, तू हो लो, तू हो लो। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, जब समुद्रगुप्त का मन खट्याल रहता था, खट्याल समझता है ना, गुस्सैल, तो जब समुद्रगुप्त का मन गुस्सा रहता था, गुस्सैल मन रहता था, क्रूर रहता था, तो यमराज से भी ज्यादा क्रूर हो जाता था। मतलब देखते ही मौत का घाट उतर, इसको छोड़ना नहीं, उतारो गर्दन काट दो, पहले काटो गर्दन तब कुछ होगा। या कब ऐसा होगा? जब भयंकर होता था। लेकिन जब उन पर उनका मूड ठीक रहता था तो वो कुबेर के तरह दान करते थे, दानी प्रवृत्ति का होता था। अब देखो बाबू ध्यान सुनना, क्वेश्चन पूछेगा, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उनके द्वारा किए गए युद्ध के विजय, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जिसका लेखक हरिसेन थे। हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबार में महासंधि विग्राहक, समुद्रगुप्त के दरबारी क्या थे? महासंधि विग्राहक। महासंधि विग्राहक को युद्ध एवं शांति का मंत्री कहा जाता है। उनके दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को संस्कृत में लिखा था। याद करेंगे, अशोक का कौशाम्बी में मूल रूप से अभिलेख था। अशोक का उस अभिलेख को, कौशाम्बी के अभिलेख को अकबर के द्वारा कौशाम्बी से इलाहाबाद में लाकर प्रतिस्थापित किया गया। इस कौशाम्बी अभिलेख में, जिसे प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है, अशोक का नाम ब्राह्मी लिपि में, समुद्रगुप्त का नाम संस्कृत में और अकबर एवं जहांगीर का नाम फारसी लिपि में है। कुल मिलाकर 4 शासक का नाम है। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा अब इतना, अब फिर देखो अनीस बाबू, फिर अब हम उस समुद्रगुप्त की तरह क्रूरल हो जाएंगे। इतना बेहतरीन तरीके से बता रहे हैं फिर भी दिमाग में नहीं आ रहा है, तो दिमाग में कब आएगा? हमने कहा था गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त को माना जाता है, लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। श्री गुप्त का शासनकाल 240 से 280 ईस्वी तक रहा। उनके बाद घटोत्कच गुप्त रहे, 240 से 319 तक रहा। 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम राजा अभिषेक किया, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया और राज्याभिषेक के अवसर पर उन्होंने एक नया कैलेंडर जारी किया जिसे गुप्त संवत कहा गया। 335 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के अवसर पर एक नए प्रकार का सिक्का, एक स्वर्ण सिक्का जारी किया जिसे राजा रानी प्रकार का सिक्का कहा गया। इस तरह से चंद्रगुप्त प्रथम पहला गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण सिक्का जारी किया। समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद अगला शासक समुद्रगुप्त आया। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 से 375 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त को क्या क्या उपाधि दिया जाता उस पर विचार कर रहे थे। समुद्रगुप्त को पूरे धरती को जीतने वाला शासक कहा गया। किस अभिलेख में? एरन अभिलेख में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में क्या कहा जाता है? अभिलेख में उसके युद्ध विजय का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना बताया गया है, अतः उसे धरनी बंद कहा गया। क्या कहते? धरनी बंद कहा गया। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, धरनी बंद। समुद्रगुप्त के युद्ध विजय से प्रभावित होकर इतिहासकार B.A. स्मिथ, हमने अभी पहले बता दिया था, समुद्रगुप्त के विजय अभियान से प्रभावित होकर इतिहास के AB नहीं B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा। अब देखो नेपोलियन जिसे लिटिल कारपोल कहा जाता है, फ्रांसीसी
स्वतंत्रता का जनक कहा जाता है, फ्रांसीसी राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट का अंतिम पराजय हुआ था वाटरलू के मैदान में 1815 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में बेचारे की मृत्यु हो गई थी सेंट हेलेना द्वीप पर। अब देखो बाबू ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पूछेगा भारत का नेपोलियन, तो नेपोलियन के तरह विश्व विजय की नीति अपनाया, धरनी बंद कहा गया। किस अभिलेख में? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा समुद्रगुप्त के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किससे मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। इसके रचयिता कौन थे? इसके लिखने वाले कौन थे? हरिसेन थे। इसके रचयिता कौन थे बाबू? हरिसेन थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का महासंधि विग्राहक, महासंधि विग्राहक मतलब युद्ध एवं शांति का मंत्री, युद्ध एवं शांति का मंत्री थे। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि भी थे। समुद्रगुप्त खुद समुद्रगुप्त, ध्यान सुनेगा, खुद समुद्रगुप्त एक विद्वान शासक थे। उन्होंने एक कविता की रचना किया जिसे कृष्ण चरितम कहा गया। क्या कहेंगे बाबू? कृष्ण चरितम नामक एक पुस्तक की कविता की रचना किया। इस अवसर पर उन्होंने कविराज की उपाधि धारण किया। समुद्रगुप्त संगीतज्ञ प्रेमी थे। और देखो बउआ, समुद्रगुप्त के सिक्का पर बीना वादक सिक्का चलाए थे। बीना दो जगह आएगा, एक औरंगजेब, कल बताए थे डिस्कशन क्लास में, औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन घर में एकांत रूप में बैठकर, घर में बैठकर क्या किया बाबू? ध्यान सुनिएगा, घर में बैठकर वो बीना बजाता था। हमने क्या कहा था? औरंगजेब भले ही, ध्यान सुनिएगा, औरंगजेब भले ही संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से सर्वाधिक संगीत से संबंधित पुस्तक उन्हीं के काल में। तो क्वेश्चन पूछा बीना वादक प्रकार का सिक्का किसके काल में? समुद्रगुप्त के काल में। अब देखो संगीतज्ञ थे, उन्होंने सोने के सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया। सोना का सिक्का पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा, देख भैया नेपोलियन से आता है, तो नेपोलियन में भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त, लेकिन जब 1739 में चर्चा करेंगे रंगीला के शासनकाल में, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह का आक्रमण होता है। करनाल के युद्ध में 1739 में नादिर शाह रंगीला को पराजित कर देता है और शाहजहां के द्वारा बनाया गया जो मयूर सिंहासन तख्त-ए-तौस था उसे लेकर भाग जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है तख्त-ए-तौस पर बैठने वाला पहला शासक शाहजहां, अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला। तो नेपोलियन 3 जगह। B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, और नेपोलियन फ्रांस का राष्ट्रीयता का संस्थापक। क्लियर हो गया? सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र किसे कहते हैं? बीना को कहा जाता है। अब यहां पर देखो, यह एक वंशावली दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, यह एक वंशावली आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। समुद्रगुप्त का वंशावली या गुप्त शासक का वंशावली। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त 240 ईस्वी में, 240 से 280 तक। उसके बाद घटोत्कच गुप्त 280 से लेकर कब तक? 319 तक। श्रीगुप्त का कब से कब तक बाबू? जल्दी से बताएंगे। 240 एडी से 280 एडी तक। उसके बाद घटोत्कच गुप्त 280 से 319 तक। हमने क्या कहा? दोनों पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। संस्थापक तो कर दिए लेकिन पूर्ण स्वतंत्र शासक नहीं थे। पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक के अवसर पर गुप्त संवत जारी किए। 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक के अवसर पर किसने? गुप्त संवत जारी किए, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब चंद्रगुप्त के बाद कौन बना? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त फिर से सुनेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था और समुद्रगुप्त ने पराक्रमांक, श्री विक्रम इत्यादि उपनाम से उपाधि धारण किया। धर्मोद्धारक या पूरे पृथ्वी को जीतने वाला, इसे उपनाम दिया गया B.A. स्मिथ के द्वारा। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। अब देखो समुद्रगुप्त की
ध्यान सुनिएगा, समुद्रगुप्त के बारे में यदि क्वेश्चन पूछे, समुद्रगुप्त पूरे भारत को जीतना चाहा, जीता भी, काम भी किया। उत्तर भारत के कितने शासक, उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित करके पूरी तरह से गुप्त साम्राज्य में मिला लिया, और दक्षिण भारत के 12 शासक को जीतकर उससे केवल कर लेकर, उससे कर वसूली करके स्वतंत्र रूप से शासन करने की अनुमति दे दिया। इस प्रकृति के कारण पृथ्वी, इस प्रकृति के कारण समुद्रगुप्त को धरणी बंध के नाम से भी जाना जाता। पूरा धरती पर विजय प्राप्त करने वाला समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता है। लिच्छवी दौहित्र, अब लिच्छवी दौहित्र मतलब लिच्छवी को जीतने वाला, लिच्छवी को जीतने वाला। अब देखो बाबू ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन हमने कहा था कि समुद्रगुप्त के बारे में एरन अभिलेख में क्या कहा गया कि जब समुद्रगुप्त का मन प्रसन्न रहता था, एरन अभिलेख में, कि जब समुद्रगुप्त खुश रहते थे तो वह कुबेर के तरह दान करते थे, लेकिन जब वह गुस्से में रहते थे तो यमराज से भी ज्यादा भयानक हो जाते थे, क्रूर हो जाते थे। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनना, क्वेश्चन पूछेगा, समुद्रगुप्त के काल में श्रीलंका के शासक मेघवर्मा, पूनम बाबू ध्यान सुनना, मेघवर्मा ने कहां पर, तो बोध गया में एक बोधि मठ की स्थापना की अनुमति मांगी थी। मेघवर्मा श्रीलंका के शासक बोध गया में महाबोधि मठ की स्थापना की बात का, जिसे इजाजत दे दिया, चलो इजाजत दे दिया गया। 375 ईस्वी पूर्व में समुद्रगुप्त की मृत्यु हो गई, और समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद अगला शासक रामगुप्त बना। देख भैया, रामगुप्त 375 से 380 ईस्वी तक शासन किया। रामगुप्त एक कमजोर शासक था। रामगुप्त का एक भाई भी था, समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था रामगुप्त। तो पहले वंशावली उत्तराधिकारी चलता था, जो बड़े पुत्र होते थे उसको शासक बनाया जाता था, चाहे जैसन हो, लेकिन राजा बनेगा वही जो बड़ा पुत्र होगा। राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये भी तय था, क्योंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, वंशानुगत व्यवस्था थी। रामगुप्त एक कमजोर था, कमजोर शासक था। रामगुप्त की पत्नी कुमार देवी, अब देखो, रामगुप्त की पत्नी देवी काफी क्या कहे, दिमाग वाली, ध्यान से सुनने वाली बात है। एक के जगह ही कहानी मिलेगा, ये कहानी की चर्चा जो बोलने वाले एक के जगह मिलेगा। विशाखदत्त की रचना मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। विशाखदत्त की 2 रचना, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न संतान। लेकिन उसी विशाखदत्त की रचना है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें ये इस कहानी का जिक्र किया गया है, अब देखो बाबू, देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक में कहा गया है कि रामगुप्त एक कमजोर शासक थे, इनकी पत्नी थी देवी। इनका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय काफी तेज तर्रार था। भाभी देवर में हो गई, जो सुनने में आता है बहुत बार। तो गाना नहीं आया था, हम आप कहें कौन में, भाभी तेरा देवर दीवाना। तो भाभी देवर में एक सुर ताल मिल गई, और दोनों प्लान किया, क्यों ना हम रामगुप्त को रास्ता से हटा दें। 380 ईस्वी में भाभी देवर मिलकर रामगुप्त को रास्ता से हटा दिया, और चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर प्राप्त कर लिया।
राजगद्दी प्राप्त करके चंद्रगुप्त द्वितीय बेवफा नहीं बना, अपने भाभी देवी से फिर से तेरी मांग में भर दूं, फिर से विवाह शादी कर लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ध्यान सुनिएगा, मोहम्मद मुबारक अली चंद्रगुप्त द्वितीय काफी पराक्रमी शासक थे। उन्होंने शकों के उन्मूलन के अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। शकों के उन्मूलन के अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए, अतः चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय का दिल्ली के मेहरौली में एक लौह स्तंभ अभिलेख मिला है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में संस्कृत साहित्य के 9 विद्वान रहते थे, जिसे सामूहिक रूप से नवरत्न कहा गया, जिसमें कालिदास भी प्रमुख थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो रामगुप्त है, जिसका शासनकाल 75 से 80 तक रहा, इसके बारे में जानकारी विशाख दत्त की रचना देवी चंद्रगुप्तम से मिला है। इस पुस्तक में कहा गया कि समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद रामगुप्त गद्दी पर बैठा था, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय रामगुप्त की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया और ध्रुव देवी से, रामगुप्त की विधवा ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया। अब देखो, रामगुप्त की विधवा ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया। प्लान था कि भैया इसको हटाओ और हम तेरा साथ देने वाले हैं। तो ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय शादी विवाह हो गया। अब यहां पर क्वेश्चन बन रहा है, अब यहां पर देखो भैया, ध्यान से सुनिएगा, इस स्क्रीन को देखो। यह जो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन, चंद्रगुप्त का, पहले चंद्रगुप्त का शासन चलेंगे प्रथम का, तो यह खाली स्थान वाला केवल यह जो खाली स्थान है, यह चंद्रगुप्त प्रथम का शासन था, जिसमें पाटलिपुत्र, लिच्छवी, वैशाली, अयोध्या तक फैला हुआ था। लेकिन समुद्रगुप्त का शासन और बढ़ा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्य को जीतकर किसका हिस्सा बना लिया? गुप्त साम्राज्य का हिस्सा बना लिया, जिसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, अरनिका या एरन, यह क्षेत्र, यह बंगाल का क्षेत्र है। और चले बाबू, यह बंगाल का पूरा क्षेत्र, यह बिहार नेपाल का पूरा क्षेत्र सब आ गया किसमें? यहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड का क्षेत्र वर्तमान में जितने भी है, इस प्रकार का कॉलम में जितना भी है समुद्रगुप्त का। उसके बाद चले, समुद्रगुप्त के अधीन स्थानीय राजा जो 12 गो थे, दक्षिण भारत में जो 12 गो थे, तो ये सब क्या हुआ? दक्षिण भारत के 12 गो राज्य को जीतकर उसे टैक्स लेकर छोड़ दिया गया। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय क्षेत्र, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विजय क्षेत्र, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी कई स्थान का विजय किए, जिसमें आता है, तो यहां पर ध्यान सुनिएगा, उन्होंने शकों को उन्मूलन किए थे, शक को उन्मूलन किए। और शकों के उन्मूलन के अवसर पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए, शकों के उन्मूलन के अवसर पर, जिसकी जानकारी बताए थे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से भी मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख को ही गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। हो गया क्लियर? अब देखो यहां पर ढेर सारा चीज लिखा हुआ, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विजित किया हुआ क्षेत्र, फिर अन्य कबीले, राजगुप्त प्रभाव का अंत में कहां से कहां तक, तो ये जो क्षेत्र है यह गुप्त प्रभाव का क्षेत्र तक आता है। अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जरा सा चलते हैं भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अब एक बाबू कहता है कि गुरुजी आप बहुते पढ़ा देते हैं एक दिन में, माथा में नहीं घुसता है। तो बउआ सुनो हमारी बात, 3 साल में इतिहास नहीं खत्म होगा। इतिहास इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, इतना बड़ा टॉपिक है, और इतिहास को इसी तरह पढ़ना है। इतिहास को यदि ऑनर्स के तरह पढ़ने लगोगे ना,
तो 3 साल में इतिहास बन जाओगे तू भी। ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 0/- चला जाएगा। भैया हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है और पढ़ना है। एग्जाम का क्या डिमांड है उस तरह से सप्लाई करना है। यहां कथावाचक नहीं है, यहां एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम चल रहे हैं। और मेरा प्रयास है यूपीएससी से लेकर बिहार पुलिस तक, एसएससी से लेकर रेलवे तक, किसी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन न छूटे। तो कितना अच्छा तो चल रहा है बउआ, कितना अच्छा तो चल रहा है। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार किस गुप्त शासक? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में हुआ था। हालांकि इससे पहले समुद्रगुप्त के काल में हुआ, उससे पहले चंद्रगुप्त प्रथम के काल में हुआ। हो गया। अब देखो बाबू, क्वेश्चन पूछेगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कब धारण किया था? तो शकों के उन्मूलन के अवसर पर। इनके बारे में जानकारी मेहरौली के लौह स्तंभ लेख से मिलता है, जो वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। यह लेख लौह स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इसमें चंद्र शब्द का प्रयोग किया गया। कौन सा शब्द? चंद्र शब्द का प्रयोग किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय शक वंश कहां का? गुजरात का। शक के अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय, यह भी याद रखेंगे, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करके पश्चिम भारत पर अधिकार कर लिया। मतलब गुजरात पर पश्चिम भारत मतलब गुजरात पर अधिकार कर लिया। और इस अवसर पर उन्होंने चांदी का सिक्का रूपयक, चांदी का सिक्का नहीं रूपयक, चांदी का सिक्का रुपयक को जारी किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र ही है, लेकिन दूसरी राजधानी उज्जैन को भी बनाया। प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नागराजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया और कुबेर नागा के साथ विवाह किया, जिससे एक पुत्री भी प्राप्ति हुआ, जिसका प्रभावती गुप्त का जन्म हुआ। नाम रखा प्रभावती गुप्ता, याद रखेंगे। महावीर स्वामी का एक पुत्री थी प्रियदर्शना, जिसे अनुज्या के नाम से भी जाना जाता है। बताए थे फाउंडेशन बैच में अनुज्या। आज का डेली टेस्ट विद, आज का जीएस बूस्टर में यही क्वेश्चन था। अनुज्या किसकी पुत्री? महावीर स्वामी का। राहुल किसका पुत्र? महावीर स्वामी न के महात्मा बुद्ध का। तो महात्मा बुद्ध का बेटा, एक बेटा, महावीर स्वामी का एक बेटी। यहाँ प्रभावती गुप्त कुबेर नागा से उत्पन्न पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया? तो बाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। बाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया था। देख भैया, अपनी बेटी का विवाह किया बाकाटक राजा किससे? द्वितीय से, रुद्रसेन द्वितीय से। अपना बेटवा कुमारगुप्त का विवाह काकुत्स वंश की रानी पुत्री से किया, काकुत्स वर्मन की बेटी से किया, पुत्री से किया था। इनके दरबार में संस्कृत भाषा के 9 प्रमुख विद्वान रहते थे, जिन्हें सामूहिक रूप से नवरत्न कहा जाता था। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, नवरत्न की चर्चा मुगल काल में भी है। अकबर के दरबार में अलग अलग क्षेत्र के 9 विद्वान रहते थे, जिसे नवरत्न कहा गया। अष्ट की चर्चा 2 जगह मिलेगा, अष्ट दिग्गज और अष्ट प्रधान। अष्ट दिग्गज तेलुगु भाषा के 8 कवि कृष्णदेव राय और अष्ट प्रधान शिवाजी के दरबार में थे। अब चलो बाबू, यहां तक चारों हो गया। क्वेश्चन निकलेगा कि काली, इसमें नवरत्न में कौन कौन थे? तो नवरत्न में यहां पर देख लेंगे कौन कौन। तो कालिदास थे, अमर सिंह थे, घट सरपर थे, धनवंतरी थे, शंकु थे, बरामिहिर थे, छपनक थे, बेताल भट्ट थे और बररुचि थे। काहले इसमें याद रखेंगे इतना? कालिदास याद रखेंगे, अमर सिंह याद रखेंगे, धनवंतरी याद रखेंगे, बरामिहिर याद रखेंगे और बररुचि याद रखेंगे। 5 को याद रखेंगे, 4 को नहीं हो याद रखेंगे तो काम चलेगा। कौन कौन याद रखना है? कालिदास, अमर सिंह, बरामिहिर, घटपर्णी
और बड़रुचि हो गया। धनवंतरी भी याद करेंगे तो इतना याद रखेंगे, काम चलेगा। अब देखो बाबू ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्तकालीन रचना में कालिदास का रचना तो बता चुके हैं, अब तो इसमें बताने की आवश्यकता नहीं। गुप्त काल में जो नवरत्न थे कोई जरूरी नहीं था वही लिखे थे, और भी लोग लिखे थे। तो गुप्तकालीन ये सब रचनाएं हैं, जो नवरत्न के अलावा भी कई विद्वान थे जो रचना लिखे थे। अब क्वेश्चन पूछेगा कालिदास की रचना सब कुछ पता है, मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्र और कुमार संभवम, जिसमें विक्रमोर्वशीय, मालविकाग्नि मित्र, अभिज्ञान शकुंतलम यह क्या था? नाटक था। महाकाव्य में था रघुवंशम और कुमार संभवम, ऋतु संहार और मेघदूतम खंड काव्य था। सब बता चुके, खंड काव्य, मेघदूतम, ऋतु संहार, रघुवंशम, कुमार संभवम, महाकाव्य। नाटक में विक्रमोर्वशीय, विक्रमादित्य और उर्वशी के बीच में प्रेम प्रसंग, अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत और शकुंतला के बीच में प्रेम प्रसंग, मालविका अग्निमित्र, पुष्यमित्र सुन का भतीजा अग्निमित्र एवं मालविका के बीच में हुए प्रेम प्रसंग की चर्चा है। क्लियर? अब देखो बहुआ, अब यहां से यहां तक बड़ी सुंदर सुंदर क्वेश्चन है। विशाख दत्त की रचना कौन? मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम द्वियोगो रचना है। मुद्रा राक्षस से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है और देवी चंद्रगुप्तम से रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलता है। शूद्र की रचना मिक्ष कटिकम, दंडी की रचना 10 कुमार चरित, विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र करीब 50 विदेशी भाषा 50 भाषा में अनुवादित किया गया है। बाइबिल के पश्चात दूसरा अनुवादित पुस्तक विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र। दिमाग पर जोर देंगे, इसी पंचतंत्र की कहानी लोमड़ी कौआ वाला लोथल से मिला है। नारायण पंडित की रचना हितोपदेश खूब पूछता है। नारायण पंडित की रचना हितोपदेश। बरामीर की रचना बृहद संहिता और लघु जातक। पाल्य काव्य की रचना हस्तारुवेद, हस्त आयुर्वेद, हस्तारुवेद और सुबंधु की रचना स्वप्न बास दत्तम, जिसे ही भास भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा चंद्र, इसे ही क्या कहते हैं? भास भी कहा जाता है। भास की रचना भी स्वप्नवास दत्ता, स्वप्नवास दत्तम। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले नवरत्न में सबसे प्रमुख था कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का आर्यभट्ट गुप्तकालीन आर्यभट्ट थे, जिन्होंने आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांतिका नामक पुस्तक की रचना किए। आर्यभट्टियम एक गणित से संबंधित पुस्तक, जिसमें शून्य की खोज और पाई का मान दिया हुआ है। शून्य की खोज और पाई का मान, जबकि सूर्य सिद्धांतिका खगोल विज्ञान से संबंधित था, जिसमें बताया गया है सूर्य सिद्धांतिका में कि भैया सूर्य के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे भाई? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो खगोल विज्ञान से संबंधित कौन? सूर्य सिद्धांतिका। और गणित से संबंधित कौन? आर्यभट्टियम। अब देखो आर्यभट्ट ने ही पाई की खोज किया, शून्य का मान दिया। नवरत्न में बरामीर था, बरामीर की रचना बृहद संहिता, खगोल वैज्ञानिक था, बृहद संहिता नामक पुस्तक की रचना किया। अमर सिंह की रचना अमर कोश, जिसमें 15 प्रकार के भूमि की चर्चा किया गया है, 12 प्रकार के भूमि की चर्चा किया गया है। अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, अमर कोश एक व्याकरण ग्रंथ है। गुप्तकालीन रचना है बादरायन, गुप्तकालीन रचना एक बादरायन है। बादरायन की रचना है कामसूत्र, बादरायन की रचना कामसूत्र। और विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र, जो बाइबिल के पश्चात पूरे विश्व में दूसरा सर्वाधिक पुस्तक है, लगभग 50 भाषा में अनुवादित किया गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कई स्मृति ग्रंथ रचना किया गया। ध्यान सुनिएगा, कई स्मृति ग्रंथ की रचना किया गया, जिसमें मनु पहले बताए थे, मनु शुंग वंश के काल में ही प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनु स्मृति। अब क्वेश्चन, हाँ वो नारायण धर्मगुरु थे। अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में सर्वाधिक संस्कृत साहित्य की रचना किया गया, अतः संस्कृति का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को कहा जाता है। हम लोग कई चर्चा किए थे, संस्कृति का स्वर्ण काल चंद्रगुप्त द्वितीय, फारसी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर,
तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल कृष्णदेवराय, तमिल साहित्य का स्वर्णकाल चोलकाल, कन्नड़ साहित्य का स्वर्णकाल राष्ट्रकूट काल, प्राकृत भाषा का स्वर्णकाल सातवाहन काल। एक बार फिर से सुनिएगा। दीपक बोलता भाग रहे हैं सर जी, बेवकूफ की तरह बोलता है, छोड़ देंगे तब। दिमाग में नहीं हट रहा, ये सब तो कई बार बता चुके हैं, ये सब तो बताए हुए हैं स्रोत वाले टॉपिक में भी। संस्कृत भाषा का स्वर्णकाल गुप्त काल, हिंदी भाषा का स्वर्णकाल मुगल काल, फारसी भाषा का स्वर्णकाल मुगल काल, तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेवराय, तमिल भाषा का चोल काल, कन्नड़ भाषा का राष्ट्रकूट काल और प्राकृत भाषा का सातवाहन। दूगो और देखना है क्या? दूगो और ध्यान सुनिए, दूगो और देखना है। चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर काल, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां काल। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां काल। इनके दरबार में चीनी बौद्ध विद्वान फाहियान आया था, जिनकी यात्रा वृत्तांत फो क्यों की 399 से 414, 399 से 414 तक फाहियान ने क्या कहा था, जल्दी से बताओ। मौर्य काल के राजमहल के बारे में कहा था, बाप रे बाप, ऐसा ऐसा बड़का बड़का खंबा देके कि भैया मानव तो नहीं बनाया, कोई दानव बनाया होगा। फाहियान ने कहा गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई थी कि कौड़ी का प्रयोग किया गया। तो कौड़ी का प्रयोग ध्यान सुनिएगा, कौड़ी का प्रयोग किसने बाबू? ध्यान सुनिएगा, कौड़ी का प्रयोग फाहियान ने बताया। खरीद बिक्री के लिए कौड़ी का प्रयोग किया। गुप्त वंश का अगला शासक कुमारगुप्त प्रथम हुआ, यहीं तक आज रखते हैं। कुमारगुप्त प्रथम 415 से लेकर 455 तक शासन किया। तो इस टॉपिक को फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे, क्योंकि हमको पॉइंट तक पहुंचना था। इस टॉपिक को फिर से एक बार रिवीजन करवा देंगे। हमने टाइम भी नहीं देखा, बहुत टाइम हो गया है। टेस्ट का आप लोग क्वेश्चन भी आप लोग को बनाना है, डिस्कशन भी देखना है। तो फिर चूंकि एक पॉइंट तक आना था, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्लियर करना था, अगले क्लास में जब आएंगे तो फिर से गुप्त वंश को शुरू से ले लेंगे। श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, और फिर कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, और लास्ट तक चलते रहेंगे। फिर गुप्तकालीन शासन व्यवस्था की चर्चा करेंगे। तो आज के बाद एक सूचना था क्लास के बारे में, ऑनलाइन क्लास के बारे में। कल और परसों तो सैटरडे संडे है, ऑलरेडी सरकारी छुट्टी रहता है, और सोमवार और मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। कौटिल्य परिवार का सार्वजनिक अवकाश रहेगा, मतलब छुट्टी रहेगा। अब अगला क्लास बुधवार को, अगला क्लास बुधवार से होगा। तो तब तक के लिए जितना इतिहास में पढ़ाए हैं उसको रिवीजन कर लेंगे, या और भी कोई बैच किए होंगे उसको रिवीजन कर लेंगे, और लगातार रिवीजन करते रहेंगे। हम आप लोग के मन मस्तिष्क में इस चीज को डालना चाहते हैं कि भैया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, रिजल्ट होने के बाद विद्वान बनने के लिए पढ़ेंगे। तो राकेश कुमार जी, पूनम जी, गुड्डू लाल जी, जयचंद्र जी, अभिनंदन जी, कृष्णा जी, करहिया जी, राजू बाबू, राजाओ भंडारी, करिश्मा, सब लोगों को दिल से आशीर्वाद। जय माता दी बाबू। फिर से एक बार नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामना। आपकी सारी मुरादें माता रानी पूरा करे, यही मेरी तमन्ना है, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में, नहीं तो फाउंडेशन बैच में बुधवार को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। आपकी बार डबल स्टार, जय कौटिल्य, जय बिहार। आपकी बार रेलवे पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। आपकी बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद।